मेरे सभी प्रिय फेसबुक दोस्तों को फिल्म फाइनेंसर, निर्माता, निर्देशक और हरियाणवी फीचर फिल्मों के अभिनेता, साथ ही वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत शुक्ला की प्यार भरी नमस्ते और सबसे ऊपर मेरा देश। जय हिंद। दोस्तों, आज मैं काफ़ी समय के बाद लाइव आया हूँ और ख़ास वजह से आया हूँ। देखिए, फिल्मी दुनिया के अतिरिक्त मैं वरिष्ठ चिकित्सक हूँ। लगभग समझिए कि 42 वर्ष की मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, यानी वरिष्ठ चिकित्सक, अनुभव प्राप्त। लेकिन मैं चाहते हुए भी कई बार आप लोगों से संपर्क नहीं कर पाता। उसके लिए मुझे खुद खेद होता है कि मुझे अपने अनुभवों का आप लोगों को कुछ न कुछ लाभ देना चाहिए, जो कि मेरा दोस्तों के प्रति फर्ज भी बनता है। दोस्तों, लाइव आने का कारण यह है कि ऐसा मौसम आ चुका है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो क्षेत्र हैं उसमें अनेक वायरल बीमारियां लेकर आता है। वायरल फीवर तो आपने सुना ही होगा, लेकिन वायरल फीवर के अलावा एक विशेष वायरल फीवर है जिसे कहते हैं डेंगू। जी हाँ, आज मैं आपसे डेंगू के बारे में अपने अनुभव के साथ और निजी अनुभव के साथ, डेंगू के निजी अनुभव के साथ, और मेरे पास मरीज तो मैंने सैकड़ों देखे होंगे, उनके अनुभवों के आधार पर कुछ बातें बता देना चाहता हूँ जो सामान्य लगेंगी, लेकिन आपको उत्सुक और अपने अंदर अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन हो जाए डेंगू का, 4 प्रकार का होता है डेंगू, कोई सा भी हो जाए, आपको कुछ आभास हो जाएगा और आप तुरंत चिकित्सक या कोई हेल्थ केयर का आदमी आपके आसपास होगा, उसके पास जा सकते हैं। अन्यथा प्रारंभिक जो इलाज है वो स्वयं भी करने की कोशिश कर सकते हैं जब तक चिकित्सक तक ना पहुँचे। तो दोस्तों, हुआ ये कि मेरे पारिवारिक एक फंक्शन में मेरे छोटे भाई हरिकिशोर शुक्ल और उनकी धर्मपत्नी सुमन जी की सुपुत्री मानसी के विवाह में मुझे जाने का अवसर मिला। निमंत्रण काफ़ी पहले मिल चुका था क्योंकि पाऊ हूँ, और मैं वादा कर चुका था कि मैं आऊँगा। और आपको पता है, आपका दोस्त अगर जुबान दे देता है तो चाहे वो फिल्म लाइन हो, चाहे वकालत की लाइन हो, चाहे हमारी बाबागिरी हो, हर चीज़ में जुबान को पक्का माना जाता है। मैं जाने के लिए उत्सुक था और तैयारी कर रहा था। तभी मुझे लगा कि मेरा शरीर अस्वस्थ चल रहा है, बीच बीच में टेम्परेट हो रहा हूँ। चिकित्सा व्यवसाय में बिजी होने के कारण एक आध पेन किलर वगैरह ले ली, थकान महसूस कर रहा था। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है कि मुझे आराम नहीं मिल पाता। शारीरिक, मानसिक, हर तरह से चिकित्सक फंसा होता है। और जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, इस क्षेत्र में जो हमारे मरीज होते हैं उनके लिए भी हमें मानसिक तौर पर कई ध्यान रखने होते हैं। बजट कितना है, इनके पास कितनी सुविधा है, हमारी बात समझ के दोबारा आएंगे कि नहीं, यानी अत्यंत भोलापन कहिए या मूर्ख लोग कहिए, इस प्रकार के मरीजों के बीच में मैं काम कर रहा हूँ। और जो मेरा स्पेशलाइजेशन है नशे छुड़ाने का, उसमें तो हमारे पास दूर दूर से मरीज आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। उसमें मुझे खास दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो लोग समझते हैं, क्योंकि वो सुलझे हुए और दूर से आते हैं, तो
पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे बारे में पता ही तभी चलता है जब उनके अंदर ज्ञान है। लेकिन जो क्षेत्रीय मरीज है उसमें हमें काफ़ी मानसिक परेशानियां शरीर के अलावा भी होती हैं। उन्हें ज्ञान नहीं होता और वो बात को सुनना या समझना नहीं चाहते, केवल दुखों का वर्णन करना चाहते हैं। जबकि चिकित्सा में समझना ज़्यादा जरूरी है मरीज के लिए, चिकित्सक क्या कह रहा है, और उसको ना समझकर अपनी धारणाओं पर चलने वाले मरीज को बड़ी मुश्किल से चिकित्सक को संभालना होता है। तो मैं कह रहा था कि हमारी बेटी मानसी, जिसका विवाह शशिकांत वाजपेयी जी के पुत्र मोहित वाजपेयी से होने वाला था, उसके लिए मैं तैयारी कर चुका था। और मेरे बड़े भाई का मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज भी आया कि जा रहे हो क्या। लेकिन मैं क्योंकि फ़ोन वगैरह उस समय अटेंड कम कर पा रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि जानने लायक होऊंगा या नहीं, तब भाई को कंफर्म करूं, क्योंकि वो बुलावे में ना रह जाएं, जाना चाहते हूं तब भी ना रह जाएं। तो मैंने उनको भी जवाब नहीं दिया और इंतज़ार करने लगा। हमारा क्षेत्र गांव का एरिया है, आसपास ट्रेन है, और अगर फ्लाइट से जाना है तो मुझे जयपुर या लखनऊ से पहले या दिल्ली से पहले कोई फ्लाइट का चांस नहीं है। या तो जयपुर से पकड़ो एयरपोर्ट से, या अपने दिल्ली के घरेलू एयरपोर्ट से पकड़ो। तो मैंने कोई सीट रिजर्व नहीं कराई और वेटिंग लिस्ट में डाल दी ये बात। और सच में 10 तारीख को मेरे बहुत तेज बुखार हुआ। मैं ड्यूटी करता रहा, टेबलेट लेता रहा। मरीजों से क्या कहना कि हमारे बुखार है, अन्यथा उनके ऊपर बड़ा खराब प्रभाव होता है, या तो छुट्टी ले लो। तो खैर वो 2 दिन ऐसे निकल गए, आंखों के अंदर तेज पीड़ा, सिर में दर्द। उसके बाद अचानक रात को 10 तारीख की रात को ठंड के साथ बुखार बहुत तीव्रता से 104-105 कुछ हुआ। मैंने खैर हॉस्पिटल में ही था, मैंने टेबलेट ले ली और कुछ रिजर्व में रखी, वो लेता रहा। हर 4 घंटे बाद लेनी पड़ी, इतना ज़्यादा बुखार था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि असुविधाजनक स्थिति में था मैं। लाइट नहीं थी, कोई एसी नहीं, कोई कूलर नहीं, पंखा इन्वर्टर पे चल रहा था, मुंह सूख रहा था, भयंकर सिर में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, बदन में सारे में दर्द और बुरी हालत। खैर अगले दिन मैं हैरान हुआ कि मैं लगभग ठीक सा महसूस कर रहा था। नहाया, ड्यूटी पर बैठा, ठीक रहा। आ गई 12 तारीख। मैंने देखा कि अगर अब मैं नहीं निकला तो मैं शादी में पहुंच नहीं पाऊंगा। तो मैं 12 तारीख को सुबह, मेरे पास कोई रिजर्वेशन नहीं था, तो मैं बस से रवाना हो गया। सोच लिया कि फिल्म की शूटिंग करने जा रहा हूँ, इमरजेंसी है। अब भाई पहले लंबा रूट बन गया, क्योंकि दिल्ली से भी बहुत दूर उन्नाव जाना था, कानपुर से भी आगे लखनऊ की तरफ है। तो मैं राजस्थान के टच में, हरियाणा के क्षेत्र में, वहाँ से पहले या तो दिल्ली जाऊँ या जयपुर, फिर वहाँ से आगे कोई रिजर्वेशन नहीं। तो मैंने बस पकड़ी और जयपुर पहुँचा। जयपुर पहुँचने के बाद मेरे शरीर में चकत्ते देखे मैंने, और मैं इतना निढाल होने लगा कि मैं एक होटल ले लिया जयपुर में, और वहाँ एसी में अपनी मेडिसिन्स लेकर लेट गया, आराम करने लगा। रात को मैंने देखा कि मेरी नाक में से खून आया, और पेस्ट किया सोने से पहले, तो मुझे ब्रश में खून लगा दिखा। अब मेरा दिमाग जना गया कि जरूर डेंगू है, क्योंकि
चिकित्सक मैं खुद था। आप देखते जाइए सिम्टम्स को, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बातें। मैंने तुरंत, बड़ा शहर था और कहीं तो नहीं, मेडिकल हॉल नहीं खुले थे, रेलवे स्टेशन के पास एक मेडिकल हॉल मिला। वहाँ से तुरंत मैंने खून रोकने के लिए, ब्लड रोकने के लिए दवाइयाँ ली, बुखार की दवाइयाँ ली, भयंकर दर्द की दवाई ली और वापस होटल में आ गया। अगले दिन सुबह मैंने सोचा कि अब जिस हालत में भी हूँ, ब्लीडिंग नाक की और मसूड़ों की रुक गई थी जो, हाँ, सुबह मुझे पता चला कि मेरे में लैट्रिन में भी स्टूल पास करते समय भी ब्लड आया। अब तो मैं कंफर्म सा हो गया कि तुम सीवियर इमरजेंसी में जा रहे हो। मैंने तुरंत ठंडे पानी की बोतलें आगे के लिए भी, और मैंने कानपुर की बस पकड़ ली। बस पकड़ के मैं जैसे ही कानपुर पहुंचा, वहाँ पर मैंने तुरंत फिर जो चीज़ें, दवाइयों की ज़रूरत मुझे महसूस हुई वो नहीं सिम्टोमेटिक। उल्टियाँ हो रही थी, खाना में खा इस नहीं रहा था, लिक्विड पानी ही पानी या ऐसी चीज़ें ले रहा था, क्योंकि उल्टियाँ चालू हो गई। ये भी एक सीवियर इमरजेंसी होती है डेंगू की। खैर मैंने कहा 2 घंटे रह गए हैं, चलो उन्नाव निकलते हैं। वहाँ हीरा गार्डन में मैरिज थी और कानपुर का तापक्रम ट्रॉपिकल एरिया होने के कारण तेज धूप के साथ था। खैर मैं हीरा गार्डन के लिए सीधा पहुंचा और वहाँ पे टैक्सी ली, हीरा गार्डन तक पहुंचा। बीच में हमारा जहाँ मैरिज के मेरे भाई रहते हैं वो भी पड़ा, लेकिन मैंने छोड़ दिया और मैं सीधा हीरा गार्डन जाकर मैंने सोने की जगह चकरा रहा था। हाथ पैर ढीले हो रहे थे और लग रहा था अभी गिरा अभी गिरा, खा कुछ रखा नहीं था। खैर वहाँ पहुँचा, वहाँ पे मैंने, क्योंकि बुक था वो तो, लेकिन मुझे कौन जानता था, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे। अभी शादी रात को होनी थी, 7:30 बजे शुरू होना था कार्यक्रम। मैं जाकर वहाँ पर एक कमरे में कुछ मजदूर वर्ग के लोग जो काम कराते हैं वो बैठे थे और सोफे इत्यादि बैठने वालों के लिए शायद रखे थे। मैं एक सोफे पर जाकर लेट गया और लगभग अचेत अवस्था में बेहोश सा हो गया। हाँ, मैंने इस बीच में उन लोगों को बता दिया था कि मैं कौन हूँ। खैर कुछ समय के बाद लोग आने शुरू हुए। मेरे भाई, मैं प्यार से रजोदे कहता हूँ, हरिकिशोर जी और अन्य लोग आने शुरू हुए। मैंने उनको कुछ नहीं कहा। वजह यह थी कि पहली बात तो कि इस छोटे मोटे चिकित्सक के पास आसपास जाता तो मैं खुद वरिष्ठ चिकित्सक था, उनसे मैं खाली ये कहता कि दवाई मंगा दो। हाँ, ग्लूकोज अगर लगवाता तो माहौल बिल्कुल बदल जाता शादी के माहौल में। और जो सबसे बड़ा व्यक्तित्व आ रहा है, उनका बड़ा भाई और मेरे से बड़े भाई शायद किसी कारणवश, शायद मेरे भ्रम की वजह से मुंबई से आ नहीं पाए थे, तो मैं उस समय लड़की वाले परिवार का सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति था। तो मेरा ये भी दायित्व था कि लोग घबराएं नहीं। तो मैं बातचीत हेलो करता हुआ एक अकेलापन ढूंढ के टाइम पास करता रहा और लिक्विड डाइट लेता रहा। और उसके बाद मैरिज शुरू हो गई और मैं वीडियो इत्यादि बनाता हुआ घूमता रहा और टैबलेट लेता रहा। अब आ जाते हम डेंगू फीवर के इस अवस्था पर। और हाँ, मैं बता दूं कि शादी के होने के बाद सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग निकल गया और बीच में अम्बेडकर जयंती पड़ गई थी। उस दिन मैं स्टे कर गया था और साथ ही 15 तारीख को ये शादी थी। 15 तारीख 16 की सुबह में वहाँ से स्पीडली निकला और फिर एडमिट हुआ, डेंगू टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया। मेरी प्लेटलेट चली गई थी 17,000, यानी कि वेरी डेंजरस कंडीशन इन एनी डिजीज। ब्लीडिंग चालू हो चुकी थी और मैंने तुरंत डेक्ट्रोस वगैरह एक नर्सिंग होम, हमारा मीडियम टाइप था, उनको मैंने बताया मैं कौन हूँ।
उन्होंने तुरंत डॉक्टर चालू किया, इज्जत की और सुविधाएं देते हुए जैसे ही मेरे अंदर कुछ ग्लूकोज सलाइन वगैरह गए, मैं स्वस्थ होना शुरू हो गया, क्योंकि सिम्टम्स 2 से 7 दिन बाद। लेकिन इमरजेंसी हटाने के लिए डिहाइड्रेशन बहुत ज़रूरी था। मैंने दोबारा रिपीट किया अगले दिन सुबह डिहाइड्रेशन के अलावा डेंगू को, तो प्लेटलेट काउंट बढ़कर 33,000 हो गया था। और फिर मैंने वहाँ से सीधी कार की, कार से पहुँचने के लिए। और फिर कार जब होती है तो बहुत सुविधा होती है, बस को कहीं नहीं रोक सकते, आप कहीं भी रास्ते में रोक के कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कहीं रास्ते मुझे मिला कोई ढाबा, तो मैंने उससे खाली दाल ली और दाल का पानी पिया। फिर थोड़ा कहीं पर मुझे कोई ठीक सी हलवाई की दुकान मिली, वहाँ लस्सी पी ली। इस तरह करता मैं अपने हॉस्पिटल में पहुँच गया। और तब से मैं रेस्टिंग मूड में बातचीत कर रहा हूँ, रेस्टिंग मूड में हूँ और बेटर होता जा रहा हूँ, क्योंकि अब तो मैं, वो कहते हैं ना, छोटी रियासत का राजा तो बड़ी रियासत के राजा से ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो मैं बेटर कंडीशंस में आ गया। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि डेंगू क्या है। देखिए, डेंगू एक मच्छरों के द्वारा, एडिस नामक जो फीमेल मॉस्किटो होती है, मच्छर, उसके द्वारा फैलने वाली डिजीज है। और आमतौर पर मच्छर काटने के बाद जो वो डेंगू का मच्छर, ये डेंगू का मच्छर अंदर बाहर कहीं भी हो सकता है, दिन रात एडिस कभी भी काट सकता है। उसके लिए कोई रात या दिन की बात नहीं है कि वो रात में ज़्यादा सक्रिय होगा दिन में। और ये किसी भी पॉट में मिल सकता है। ये उस तरह का मॉस्किटो नहीं है एडिस जो विशेष तौर पर पानी जहाँ जमा हो, ये कहीं भी प्राप्त होता है और ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरियाज में होता है। तो ये हमारा पूरा भारतवर्ष ही ट्रॉपिकल एरिया है, समझे? तो कहीं भी हो सकता है। और आपको मैं एक बात बता दूं, हर 4 में से एक व्यक्ति जिसको डेंगू का मच्छर काटे, उसके डेंगू बुखार होने की संभावना होती है। और हर 20 में से एक मरीज मेरी तरह, जैसे मैं खतरे में आ गया था, प्लेटलेट काउंट गिरने लगा था वायरस की वजह से, ऐसी कंडीशन में आ सकता है जिसके डेंगू मच्छर ने काटा हुआ हो और डेंगू का वायरस छोड़ दिया हो। अब आती है बात कि डेंगू वायरस फैलता कैसे है। देखिए, डेंगू वायरस फैलता है जैसे मैं इन्फेक्टेड था। अब मेरे को कोई डेंगू का मच्छर काट के दूसरे व्यक्ति को काटे तो फैल सकता है, अन्यथा यह हाथ मिलाने से, पास बैठने से, साथ खाना खाने से, इससे नहीं फैलता। ये फैलता है उसी एडिज मच्छर के द्वारा। देखिए, मलेरिया की एनाफिलिस है, यह है एडी, AEDI। एडी जो है, इसका जो डेंगू का जो वायरस है, ये मच्छर अगर किसी वायरस ग्रस्त व्यक्ति को काट के दूसरे को काटे तभी फैलता है। वैसे तो ये माँ के दूध में भी आता है। आपको बता दूं, अगर किसी महिला के जो प्रेग्नेंट है उसके डेंगू हो जाए तो फीटस के अंदर आ सकता है और बच्चे के अंदर भी आ सकता है। उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती फीटस के अंदर और वो एबनॉर्मलिटीज के साथ पैदा हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको बड़ी सेफ्टी रखनी चाहिए मच्छरों से। बचाव का इसका एक ही तरीका है कि मच्छर ना काटें, और कोई तरीका नहीं है। मच्छरों से पूरा बचाव करें। आपके आसपास खाली आप ये सोचें कि आप मच्छर से बचे रहें, लेकिन आपके आसपास के लोगों का ध्यान न रखें। आपको सबका ध्यान रखना होगा, नहीं तो उनका काटा हुआ मच्छर आपको काट गया ना, तो आपको सज़ा मिल जाएगी उन्हें परेशान करने की। दूसरी बात, आप ध्यान रखिए कि मैंने बताया आपको कि मच्छरों से बचना ही होगा, चाहे मच्छरदानी लगाएं। और जो गर्भवती महिला की बात कर रहे थे, बच्चा होने के बाद अगर वो स्वस्थ है और वो दूध पी रहा है तो दूध पिलाने से बहुत
होता है, आ जाता है, दूध में भी आ जाता है इसका वायरस, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया कि उसके द्वारा इन्फेक्शन हुआ हो, क्योंकि मच्छर तो नहीं काट रहा हो, तो दूध पी रहा बच्चा। इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए डेंगू वाली मदर को कि अगर उसके डेंगू हो भी गया है और बच्चा छोटा है तो उसको दूध पीने पिलाए सफाई के साथ, कोई बात नहीं। ये मैं ऐसी बात बता रहा हूँ जो कई भ्रांतियाँ बनी हुई हैं। डेंगू हो गया तो उसके बच्चे को ना हो जाए, वायरस है, ये वो है। मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि भ्रांतियाँ हमारे हिंदुस्तान में बहुत अधिक है। ऐसे डॉक्टर भी हैं जो जानते ही नहीं कि डेंगू क्या है। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, कहते हैं कि डेंगू का टीका लगवा लो। ये मेरे दिमाग में इसलिए आया कि लोगों ने पूछा कि आपने डेंगू का टीका लगवाया। देखिए, यूएसए में 9 से 16 साल की उम्र में डेंगू का वैक्सीनेशन किया जाता है, जो कि और कहीं नहीं होता, क्योंकि वो भी ट्रॉपिकल कंट्री है, वहाँ वैलिड है ये बात। लेकिन हमारे यहाँ तो पोलियो की ड्रॉप बड़ी मुश्किल से पिलाई जा पाती है, लेकिन वो टीका हो सकता है कि सक्सेस हो। पर आपको मैं ये बता दूं, डेंगू का इस प्रकार का कोई ट्रीटमेंट अभी तक हमारे कम से कम हिंदुस्तान में वैलिडिफाइड नहीं हुआ। वो जो टीका लगाया जाता है वो वैक्सीनेशन है। डेंगू के इलाज में ऐसे किसी टीके का बहुत अधिक उपयोग नहीं है। जो आए हुए हैं वो लगवा लें, आत्मा को थोड़ा सा चैन मिलेगा कि हमने लगवा लिया। परंतु बता दूं, इसका सिम्टोमेटिक इलाज ही होता है, और सिम्टोमेटिक इलाज ही ध्यान से करना चाहिए। चिकित्सक को भी, हेल्थ प्रोवाइडर को भी, और आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब मच्छर काटता है उसके 20 दिन के तक कभी भी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, और वो सिम्टम 2 से 7 दिन तक चलते हैं। यानी कि तेज बुखार 104 तक जाएगा, कभी कम हो जाएगा, आंखों के अंदर दर्द, सिर में दर्द, बदन की मांसपेशियों में भयंकर पीड़ा, जोड़ों में दर्द, इसलिए हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं इसको। और जो एडीज के 4 प्रकार बताए उसमें से एक प्रकार चिकनगुनिया है, कहते हैं ना चिकनगुनिया हो गया, वो भी एडीज के इसी प्रकार में से है जो डेंगू का प्रकार है। उसको डेंगू कह दिया गया, दूसरे प्रकार को चिकनगुनिया कह दिया गया, तीसरे को कुछ और कह दिया गया। इलाज सबका एक है। अब मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूं कि दर्दों के लिए और बुखार के लिए क्या लें। सिर्फ पैरासीटामोल, प्लेन पैरासीटामोल। तेज बुखार है, एडल्ट है, 650 mg। एक बात का ध्यान रखें, बच्चा है उसकी डोज वगैरह वो चिकित्सक अपने आप देगा, आप भी दें तो बच्चे के हिसाब से देंगे। इसमें ब्रूफेन एक बहुत पॉपुलर ड्रग है, मेडिसिन है। ब्रूफेन है, एस्प्रिन है, इसका प्रयोग नहीं करना है। इसका प्रयोग करने पर सांस हो सकती है, अगर आप एस्थमेटिक या और अदर, इसलिए प्लेन है एस्टोमिन, यानी पैरासीटामोल, एस्टोमिन मैं बोल एसिड जो भी है, ठीक है, पैरासीटामोल। अब आपको मैं बात बता दूं कि जब ये हो जाए और 2 से 7 दिन के बाद ये ठीक होना शुरू हो जाएगा अपने आप, अगर आपके बॉडी में इम्यूनिटी है और आप संभाल गए। डिहाइड्रेशन वगैरह को पूरा रखिए, पानी पीजिए, खूब ठंडे में रहिए, और बुखार को ना बढ़ने दें, है ना। और प्लेटलेट अपनी जांच कराते रहें, प्लेटलेट गिरती हैं। प्लेटलेट 1.5 लाख होनी चाहिए पर क्यूबिक मिलीमीटर, लेकिन लाख तक भी ठीक है कि आपके सिम्टम ठीक जा रहे हैं। लेकिन 50,000 पहुंचते ही आपको जरूरी तौर पर हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए कि सिम्टम बढ़ रहे हैं। वरना 2 से 7 दिन में अगर सिम्टम कम होने शुरू हो गए तो समझिए कि वायरस जा रहा है, आपकी वो मेडिसिन काम कर रही हैं। और लिक्विड डाइट ज़्यादा लें। अगर उल्टी चालू हो जाए, कम से कम दिन में 3 बार उल्टी आ सकती हैं, शुरू होंगी कम से कम, और मसलों में खून आने लगे, लाल लाल चकत्ते आपके विभिन्न जगहों पर होने लगें, और अगर उल्टियाँ और लेट्रिन के साथ या अलग से
खून दिखाई दे कि खून आने लगा है तो तुरंत एडमिट हो जाइए। फिर अब आप सीरियस कंडीशन में जा रहे हैं और 50,000 से नीचे प्लेटलेट मिलेंगे ऐसे अवस्था में अक्सर, और आप खतरे में चल रहे हैं। अब आपको तुरंत किसी वरिष्ठ चिकित्सक की, बच्चे की नहीं, जान के खोल के बैठ जाते हैं भाई क्लिनिक है हमारा, हम भी भाई डॉक्टर शुक्ला बन गए। नहीं नहीं नहीं, सीनियर आदमी के पास तुरंत एडमिट हो जाइए। उस समय पैसा मत देखिए, प्रबंध कीजिए, क्योंकि मैं कहता हूँ हर एक से सबसे कीमती हम हैं, और हमारी आंखें अगर बंद हो गई तो ये दुनिया हमारे लिए कुछ नहीं रहेगी। जी हाँ, वेरी डेंजरस। पूरे वर्ल्ड में कम से कम हर साल 400 मिलियन लोग डेंगू से पीड़ित होते हैं। या जिनमें से इस बार डॉक्टर प्रशांत शुक्ला भी था, आपका दोस्त, और अब बिल्कुल स्वस्थ बैठा है, अपने हौसले, अपने दम और अपने अकेलेपन के साथ। बाकी दुनिया तो स्वाद लेती है भाई, पता नहीं क्या क्या कमियां निकालती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को आपके प्यारे फिल्म फाइनेंसर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हरियाणा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत शुक्ला की प्यार भरी नमस्ते। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सबसे ऊपर मेरा देश। जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, बात करेंगे।